नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है आयुष अस्पतालों की सेवाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले ने। उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा संपूर्ण देश में आयुष अस्पतालों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है या बनाने का विचार है। अगर हाँ, तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है। अगर नहीं, तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों की ओर से देश के प्रत्येक जिले में आयुष औषधालय या अस्पताल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव, अनुरोध या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। अगर नहीं, तो इसके क्या कारण है। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 10, 30, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार IAH की 167 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मंत्रालय को आयुष औषधालय या अस्पताल की स्थापना सहित विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से कई अनुरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी विधिवत जांच की गई है और उचित तरीके से निपटारा किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जेनेरिक दवाओं के घरेलू उत्पादन से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जी सेल्वम ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि देश में जेनेरिक दवाओं के वर्तमान उत्पादन स्तर का ब्यौरा क्या है। जेनेरिक दवाओं की देश के कुल बाजार में कितने प्रतिशत भागीदारी है और उसकी सुलभता में सुधार लाने के लिए सरकार की इस प्रतिशतता को किस प्रकार बढ़ाने की योजना है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के प्रति समर्पित विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और विकास को सहायता देने के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन या योजनाएं कार्यान्वित हैं। जेनेरिक दवाओं के विशेषकर दीर्घकालिक रोगों के लिए बढ़ते प्रयोग से रोगियों को होने वाली अनुमानित बचत के आंकड़े क्या है। देश में उत्पादित जेनेरिक दवाओं का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है और सरकार इनकी घरेलू मांग और निर्यात के अवसरों को किस प्रकार से संतुलन रख रही है। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के औषध बाजार का मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य और निर्यात 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। भारत का औषध उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा औषध उद्योग है और ये उत्पादन के मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। जेनेरिक औषधियों, बल्क औषधियों, ओवर द काउंटर औषधियों, टीकों, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स को कवर करने वाले अत्यंत विविध उत्पाद आधार के साथ भारतीय औषध उद्योग की वैश्विक स्तर पर सशक्त उपस्थिति है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के अनुसार उद्योग अर्थात औषधीय, चिकित्सीय और वनस्पति उत्पादों का कुल आउटपुट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर 4,56,246 करोड़ रुपए है, जिसमें से मूल्य वर्धन 1,75,583 करोड़ रुपए का है। जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन स्तर पृथक रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकार ने सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 80% सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र नाम के समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। 30 नवंबर 2024 तक देश में कुल 14,320 JAK खोले गए हैं। PMBGP के तहत 2047 प्रकार की दवाइयों और 300 सर्जिकल उपकरणों को उत्पाद टोकरी में शामिल किया गया है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी एलर्जिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संबंधी दवाएं, न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। यह अनुमान है कि दैनिक आधार पर 10 से 12 लाख उपभोक्ता देश भर में फैले 14,300 से अधिक जन औषधि केंद्रों से दवाओं की खरीद करते हैं। पिछले 10 वर्षों में JAK के माध्यम से 6,462 करोड़ रुपए की दवाओं की बिक्री की गई। इससे ब्रांडेड दवाओं पर होने वाले व्यय की तुलना में नागरिकों को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। साथ ही भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए औषध क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई है, जिसका वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए है और उत्पादन अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जो 3 श्रेणियों के तहत पहचान किए गए उत्पादों के
विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को 6 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पेटेंट प्राप्त दवाओं, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बल्क औषधियों, इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों और एक्सपीरियंस के अलावा विभिन्न श्रेणियों की जेनरिक दवाएं जैसे कॉम्प्लेक्स जेनरिक, ऑटो इम्यून औषधियों, कैंसर रोधी दवाओं, मधुमेह रोधी दवाओं, संक्रमण रोधी दवाओं, कार्डियोवैस्कुलर दवाओं, साइकोट्रोपिक दवाओं और एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का उत्पादन किया जाता है। योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है और इसे सौंपी गई शक्तियों के अनुसार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों को क्रियान्वित और लागू करने का कार्य सौंपा गया है। एनपीपीए को देश में दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने, कमी की पहचान करने यदि कोई हो और औषधि आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपचारात्मक कदम उठाने का कार्य सौंपा गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल है, फर्जी नौकरी की पेशकश से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को घोटालेबाजों द्वारा विभिन्न देशों से नौकरी से इच्छुक युवाओं की फर्जी नौकरी की पेशकश और उनके शोषण की जानकारी है। अगर हाँ, तो इस फर्जी नौकरी की पेशकश से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं? फर्जी नौकरी की पेशकश और उससे संबंधित मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है? इस सवाल का जवाब दिया विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। उन्होंने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संदिग्ध संस्थाएं फर्जी भर्ती नौकरी प्रस्तावों में संलिप्त हैं, जो सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से युवाओं सहित भारतीय नागरिकों को विभिन्न देशों में विदेशी रोजगार के लिए प्रलोभन दे रही हैं। मंत्रालय को देश में अवैध बेईमान भर्ती एजेंटों एजेंसियों की ऐसी कपटपूर्ण गतिविधियों के बारे में तब पता चलता है जब ऐसे पीड़ित प्रवासियों या उनके रिश्तेदारों, मित्रों, परिवारों के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया है, क्योंकि ये भारतीय नागरिक धोखेबाज बेईमान भर्ती एजेंटों एजेंसियों के सहारे और अवैध माध्यमों से स्वयं अपनी इच्छा से विदेश जाते हैं। सरकार विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना भर्ती एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। भर्ती एजेंट के अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले संभावित भारतीय प्रवासियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और शोषण को कम करना है। ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए 18 अधिसूचित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित देशों में से किसी देश में रोजगार के लिए जाने पर उत्प्रवासी संरक्षण के कार्यालय से उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करना भी अनिवार्य है। जब भी विभिन्न माध्यमों से भारतीय युवाओं को अवैध भर्ती प्रस्तावों में फंसाने वाले फर्जी एजेंटों, संदिग्ध फर्मों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता और कतिपय राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानूनों सहित अन्य मौजूदा विधानों के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है। साइबर क्षेत्र में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। समग्र भारत से अवैध भर्ती एजेंटों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के अनुरोध नियमित रूप से I4C के साथ साझा किए जाते हैं। मंत्रालय ई माइग्रेंट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से फर्जी नौकरी प्रस्तावों के खतरों और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में परामर्श जारी करता है। अक्टूबर 2024 तक देश में कुल 3094 अपंजीकृत एजेंटों को ई माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय द्वारा पूरे देश में समय समय पर मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों, डिजिटल अभियानों के माध्यम से ई माइग्रेंट पोर्टल के जरिए सुरक्षित और वैध प्रवासन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इन सत्रों के दौरान प्रवासन संबंधी विनियमों, प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण, ई माइग्रेंट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक किया जाता है, जिसमें नौकरी के इच्छुक व्यक्ति भी शामिल होते हैं और उन्हें किसी भी तरह के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों के सभी पूर्ववर्तों को सत्यापित करने और फर्जी नौकरी प्रस्तावों के बहकावे में न आने और उनके जाल में न फंसने की सलाह दी जाती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नागालैंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एस फांगनोंग कोन्याक ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा नागालैंड के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नागालैंड के कारीगरों और बुनकरों के लिए कितनी वित्तीय सहायता या सब्सिडी उपलब्ध है। क्या सरकार ने नागा बुनाई परंपराओं जैसे कि नागालैंड की विशिष्ट पारंपरिक शॉलों, वस्त्रों और शिल्पों से जुड़ी परंपराओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विशेष पहल शुरू करने पर विचार किया है।
इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय और विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं के जरिए नागालैंड सहित पूरे देश में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देता है। इनमें विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय देश भर में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों, बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड का निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि शीर्ष प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों जो निर्यात योग्य विशिष्ट हथकरघा उत्पाद तैयार कर रहे हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग संबंध स्थापित करने में सहायता करना, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनों, बड़े आयोजनों, क्रेता विक्रेता बैठक, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक के आयोजन भागीदारी के माध्यम से बाजार में पहुंच प्रदान करना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, हैंडलूम मार्क और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास, NHDP के दोनों घटकों, मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम और आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित करघे और सहायक उपकरण, मोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड, डिजाइन और उत्पाद विकास, पी-सूम, ऑन-सूम और पोस्ट-सूम सुविधाओं का विकास, प्राकृतिक वनस्पति रंगों को बढ़ावा देना, डाई हाउस की स्थापना जैसे विभिन्न इंटरवेंशंस के लिए 30 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। NFDP के दोनों घटकों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, नागालैंड सहित इनमें भारत सरकार, राज्य सरकार IA के लिए वित्त पोषण पैटर्न 90 और 10% का है। NHDP के आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजना घटक के अंतर्गत हाल ही में नागालैंड के कोहिमा जिले के किमामा में नागा हेरिटेज विलेज नाम से एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हथकरघा पवेलियन स्थापित करने के लिए परियोजना को मंजूरी भी दी गई है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय देश भर में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम NHDP योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के मार्केटिंग सहायता और सेवा घटक के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र को नागालैंड सहित देश भर के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों तक पहुंच के साथ ही प्रचार और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाती है। इस उप घटक के अंतर्गत नागालैंड के कारीगरों सहित पूरे भारत के कारीगरों को प्रत्यक्ष मार्केटिंग मंत्र प्रदान करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मार्केटिंग कार्यक्रमों के आयोजन भागीदारी के लिए पार्श्व एजेंसियों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों, भीमेटिक प्रदर्शनियों, लाइव प्रदर्शनों, क्रेता विक्रेता बैठक, ब्रांड प्रमोशन कार्यक्रमों, सेमिनारों, गिफ्ट फेयर्स, विशिष्ट बाजार सृजन के माध्यम से इन अवसरों की खोज करना राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के मार्केटिंग सहायता और सेवा उपघटक का मुख्य उद्देश्य है। इससे कारीगरों को अपने उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री के साथ ही शिल्पकला कार्यक्रम, शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से कारीगरों, नवागंतुकों के बीच मार्केटिंग, माइक्रो फाइनेंस, पैकेजिंग उद्यमिता के लिए जागरूकता पैदा होती है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम स्कीम DBA घटक के अंतर्गत नागालैंड के कारीगरों को प्रति माह 8,000 रुपए की दर से विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में देश भर में कुल 530 कारीगर इसका लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से 14 कारीगर नागालैंड राज्य में हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसे मास्टर शिल्पकार जो शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या योग्यता प्रमाण पत्र या राज्य पुरस्कार इनमें से किसी बड़े अन्य पुरस्कार प्राप्त करता हूँ, वो वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। कारीगर की वार्षिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से समान वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आवेदन की तिथि पर कारीगर की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग कारीगरों के मामले में उम्र की छूट दी जा सकती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्रदान करने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के व्यवसायिक उपक्रमों, प्रौद्योगिकी और वित्त का लाभ उठाने और देश में बाजार और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। क्या सरकार शैक्षिक जागरूकता संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों की क्षमता बढ़ाने में सहायता कर रही है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ग्रामीण स्तर पर उत्पादक समूहों और जिला ब्लॉक स्तर पर बड़े उद्यमों की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान करने सहित उसे सुगम बनाती है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी ने। उन्होंने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूह के व्यवसायिक उपक्रमों, तकनीकी और वित्त का लाभ उठाने और देश भर में बाजार और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर देश में 10,05,00,000 महिलाओं को 90,87,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। DAY NRLM के तहत एक उप योजना स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। SVEP ने अक्टूबर 2024 तक 3,13,000 ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता सखी के रूप में तैनात किया गया है, जिससे जमा, ऋण, धन प्रेषण, पेंशन और बीमा जैसी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। DAY NRLM की सहायता से तैनात बैंकिंग संवाददाता सखी डिजी पे सखी की संख्या 1,35,127 है। DAY NRLM सामुदायिक संस्थाओं को अपनी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्माण के लिए स्थायी रूप से संसाधन बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। इनमें प्रति स्वयं सहायता समूह 20,000 से 30,000 रुपए तक का परिक्रामी निधि और प्रति स्वयं सहायता समूह 2.5 लाख रुपए तक की सामुदायिक निवेश निधि शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन विपणन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच यानी esaras.in आरंभ किया है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की कुल राशि 48,290 करोड़ रुपए है। इससे स्वयं सहायता समूह का ऋण इतिहास विकसित करने में मदद मिली है। स्वयं सहायता समूह नवंबर 2024 तक 9,71,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए DAY NRLM बैंकों से ऋण पर स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में छूट प्रदान करता है। DAY NRLM स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए संगठनों, शिक्षाविदों और विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से नियमित एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये पहल स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों, क्लस्टर स्तरीय संघों, उत्पादक समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, फेडरेशन नेताओं और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाना है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय सूचना, शिक्षा और संचार कार्यनीतियों, लक्षित अभियानों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से CRP की भागीदारी का उपयोग करता है, जिससे व्यापक पहुंच और प्रभाव सुनिश्चित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सीमांत महिला उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम स्तर पर उत्पादक समूह और जिला ब्लॉक स्तर पर बड़े उद्यमों के गठन को सहायता और सुविधा प्रदान करता है। अब तक DAY NRLM ने 1,245 महिला स्वामित्व वाले उत्पादक उद्यमों, किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना में सहायता की है, जिसमें लगभग 15 लाख महिला सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 1,78,000 उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें 32 लाख महिला सदस्य शामिल हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के लाभ से। इस सवाल को पूछा है अजीत कुमार भुयान ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का ब्यौरा क्या है और यांत्रिक और रिले आधारित इंटरलॉकिंग की तुलना में इसके क्या लाभ हैं। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के प्रावधान के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा प्रदान किए गए स्टेशनों का ब्यौरा क्या है। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अवसंरचना के चल रहे विकास और रखरखाव कार्य को सहायता प्रदान करने के लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग प्रणाली है जो गाड़ी के परिचालन के लिए किसी भी सिग्नल को बंद करने से पहले गाड़ी परिचालन का अनुक्रम यानी मार्ग निर्धारण और मार्ग लॉकिंग स्थापित करके गाड़ी परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित करती है। मैकेनिकल और रिले आधारित इंटरलॉकिंग की तुलना में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप तेजी से परिचालन होता है। इसे कम जगह और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अधिक विश्वसनीय है और इसे संस्थापित करना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को स्वचालित गाड़ी सुरक्षा और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण जैसी अन्य उप प्रणालियों के साथ इंटरफेस करना भी आसान है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार 500 मार्गों से अधिक वाले स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। 500 से अधिक मार्गों वाले स्टेशनों के लिए रिले आधारित RRI या डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से युक्त स्टेशनों का ब्यौरा भी दिया गया है। 2004 से 2014 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से युक्त स्टेशनों की संख्या 837 थी। 2014 से 2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से युक्त स्टेशनों की संख्या 2964 हो गई है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों के लिए 2024-25 के दौरान बजट आवंटन 4,647 करोड़ रुपए है।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भारत जेन की शुरुआत से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने, नरहरि अमीन और डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि सरकार ये किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि जनरेटिव एआई मॉडल देश के विविध भाषाई परिदृश्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करें और इसमें कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। भारत जिन किस प्रकार सार्वजनिक हित, विशेष तौर पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हित के लिए अपने जनरेटिव एआई मॉडल बनाने को प्राथमिकता प्रदान करेगा। इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत जन बहुविधीय बहुभाषी वृहद भाषा मॉडल पहल है, जिसे भारत की भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता के अनुरूप उन्नत जनरेटिव एआई मॉडल विकसित हो रही है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जनरेटिव एआई मॉडल भारत के विविध भाषाई परिदृश्य का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत जन ने भारत डेटा सागर नाम की पहल शुरू की है, जिससे प्राथमिक डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये डेटा संग्रह इस अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करता है कि उन भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षण डेटा उपलब्ध हो जिनका प्रतिनिधित्व डेटा कॉर्पोरेट में कम है। भारत जिन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अनुसंधान समूहों के साथ साझेदारी कर रहा है कि विकसित किए जा रहे जनरेटिव एआई मॉडल को भागीदारों द्वारा विस्तारित किया जा सके और आगे के विकास और उपयोग के लिए बड़े अनुसंधान और गैर शैक्षणिक समुदाय के लिए उपलब्ध कराया जा सके। भारत जिन सरकार, उद्योग और स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी भी कर रहा है ताकि कुशल प्रशासन और देश में हाशिए पर रहने वाले और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों सहित आम जन के लिए अनुप्रयोगों को अनुकूलित किया जा सके।